स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग स्पेस का एक ओवरऑल अपडेट लेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ कुछ छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ हुए हैं तो उसको जोड़ के देखते हैं। तो ये स्पेस अपडेट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। NS-19 यानी कि ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट का थर्ड पेड मिशन हुआ है और इसमें 4 पेइंग कस्टमर्स थे, यानी 4 कस्टमर्स जिन्होंने टिकट दिया और बाकी जो 2 थे उसको मतलब ब्लू ऑरिजिन ने पब्लिसिटी के तौर पर खरीद के लिया था। मतलब उनको बोले कि क्या आप जाना चाहोगे, और लोग तो ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा हाँ भाई हम जाना चाहते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि फ्री टिकट मिला था। तो इनका ROI स्टार्ट हो गया, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ब्लू ऑरिजिन जब ये प्रोडक्ट बनाया सालों साल इस पर खर्च किया है तो बहुत बड़ा बिल आ गया है। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर टिकट बहुत महंगा है। बात सही है, बहुत ज़्यादा महंगा है। कारण इसलिए है कि मतलब अगर उसको प्रॉफिट का बात आप हटा भी तो भी दाम बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? कारण ये है कि आप कई बार सामान का जब भी कोई चीज़ देखते हैं कि ठीक है ये सामान है, तो आप कई बार ये होता है ना सिर्फ उसका कॉस्ट देखते हैं कि जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी बनाने में 2 लाख रुपए तो लगा, 2 लाख रुपए में क्यों नहीं बेच रहे हो। बात है कि वो 2 लाख की गाड़ी बनाने के लिए कई करोड़ का जो फैक्ट्री बनाने का खर्चा लगा, जो उसका कई साल तक उनको कोई प्रॉफिट नहीं आया है, वो सब भी खर्चा तो निकालना ही पड़ता है ना प्रोडक्ट बेच के। तो हिसाब इसीलिए इसका टिकट बहुत महंगा है। दूसरा, ये रियल वर्ल्ड हाई केडेंस पे आ चुके हैं, यानी कि सपने सब ने दिखाया। ब्लू ऑरिजिन ने भी सपने दिखाए और आपका वर्जिन गैलेक्टिक ने भी सपने दिखाए, लेकिन कोई डिलीवर नहीं कर पाया। ये डिलीवर कर दिए। और आप समझिए वर्जिन गैलेक्टिक का तो आप तो सबको लग रहा है कि वो लिटरली बस मुंह खोल दिए थे कि मतलब बस किसी तरह कर लो ताकि वो हम आउटडेटेड नहीं हो जाए, क्योंकि होता है मतलब जनरली सब कंपनी में स्पाइज रहते हैं जो मतलब दूसरे को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो उनको शायद पता चल गया कि अगर एक बार ब्लू ओरिजिन स्टार्ट कर लिया तो हम लोग का कोई भाव भी नहीं देगा, क्योंकि पहली बात वो 100 किलोमीटर से नीचे है, जो कि अब इतना ज़्यादा आप पे कर रहे हो तो लोग कहेंगे भाई ऐसे कहाँ से काम चलेगा। तो उनको PR स्टंट के तौर पर एकदम फटाफट एक ठो कर दिया। अब उसके बाद दूसरा है कि अगले साल होगा। तो उससे समझ में आता है कि वो उतना हाई स्पीड केडेंस नहीं रख सकता। और ये समझिए धड़धड़ा के 3 लॉन्च कर लिए, काम हो गया, गाड़ी खुल गई, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो इससे साबित होता है कि इनका जो मतलब जो इन्होंने डेवलपमेंट किया था, जो 12-13 फ्लाइट टेस्ट कर चुके थे, उसका फ़ायदा अब एक्चुअली आ रहा है इनको कि हाँ हम फटाफट कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और काफ़ी लोग करेंगे इसको, अगर इंस्पिरेशन 4 से कंपेयर करते हैं तो कैसा है, जो कि स्पेस एक्स का था। हिसाब ये रखिए कि स्पेस एक्स जो है बहुत महंगा है जाने में। अब भले टिकट तो सस्ता ही है, मतलब जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उस हिसाब से देखिए टिकट तो सस्ता है, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत कम लोग जो उतना पैसा दे सकते हैं उसमें से बहुत कम ही लोग इतना है कि आप बोल दो कि आपको 1 महीना छुट्टी लेना पड़ेगा तब जाके आप ये पूरा एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कर पाएंगे। वो हर लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं है ना, यहाँ पे इसीलिए ये ओल्डेस्ट पर्सन को भी भेज चुके हैं। तो ये सब के कारण एक हिसाब बनता है कि बस आप आ जाओ चले जाओ। और जीरो जी का एक बार एक्सपीरियंस आप ले लो, 1-2 मिनट तो 3-4 मिनट तो ठीक है कि हो गया। आप मतलब एक्चुअल कार्बन लाइन क्रॉस किए, एक्चुअल स्पेस से धरती को देखे, सब चीज़ आपने तो कर ही लिया। तो काफ़ी लोग इसके लिए सेटल हो जाएंगे कि ठीक है हमको नहीं चाहिए कि पूरा ऑर्बिट काटे, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है पूरा ऑर्बिट काटे। और आराम से बिलियनर्स लोग आपको 1 हफ्ता दे सकते हैं, लेकिन आप मुंह खोल के बोल दो कि कई महीनों की ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लोग बोलेंगे सर क्षमा करो उतना में तो हम लुट जाएंगे। तो इसीलिए समझिए कि रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ब्लू ऑरिजिन बहुत स्पीड से काम कर रहा है और बहुत अच्छा केडेंस प्रूफ कर चुका है। 3 लॉन्च हो चुके हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यानी इससे साबित हो रहा है कि जो ब्लू ओरिजिन ने बैकग्राउंड में काम किया उसका प्रॉफिट अब निकाल रहे हैं, कि अब हमने फटाफट फटाफट इसे निकालेंगे। और प्लस चूंकि इनका रीयूज़ करना आसान है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलता है, तो सुट का भी प्रॉब्लम नहीं है इंजन को स्वाहा करने वाला। तो ये था SN-19 के बारे में। अब बात करते हैं ULA के मामले में। बात सामने आ रहा है कि ULA जो है US गवर्नमेंट का मतलब मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट का, US गवर्नमेंट अलग होती है, मिलिट्री अलग होती है। तो मिलिट्री का डिपार्टमेंट का 60% का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया था मतलब ये हो चुका है, पेपर वर्क साइन किया जा चुका है और लीगली बाइंडिंग है, यानी कि आपको देना ही पड़ेगा। तो बात था कि इसके केसेस पे स्पेसएक्स ने वापस उसमें ये कर दिया, ये समझिए सू कर दिया। जैसे जब बेजोस सू करते थे वैसे इलॉन मस्क ने भी सू कर दिया। बोलेंगे 60% को दे रहा, 40% कहाँ है, 40% स्पेसएक्स को दिया गया था। लेकिन हिसाब ये था कि एयरफोर्स देना नहीं चाह रही थी। कारण ये था कि पहले तो डिस्क्रिमिनेशन ने बोले नहीं आपका फेयरिंग बहुत छोटा है, हमको जो फेयरिंग चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से भेजें। तो गवर्नमेंट पे उन्होंने क्लेम कर दिया। गवर्नमेंट बोली भाई सैटेलाइट उनका है ना, तो वो डिसाइड करेंगे ना कितना फेयरिंग में भेजना है, आप कैसे डिसाइड कर दोगे। तो वो तो हार गए, वो सीधा सीधी फ्री का हार गए। तो स्पेसएक्स का वही समझिए कि उनका जो फेयरिंग था वो मतलब बहुत छोटा पड़ा। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट हो रहा कि जब वो नया फेयरिंग डेवलप करेंगे तो फेयरिंग का दाम के साथ उसका डेवलपमेंट का कॉस्ट और टोटल रॉकेट का कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो पता चला कि घूम फिर के उतना ही दाम पे आ जाता है जितना पे ULA पे लॉन्च कर रहा है, जबकि इनका रॉकेट रीयूजेबल होगा, क्योंकि इनको नया R&D पैसा अब डालना पड़ रहा है फेयरिंग डेवलपमेंट के लिए। इसलिए बहुत साल से आप सुन लेंगे बैकग्राउंड में फेयरिंग डेवलपमेंट, फेयरिंग डेवलपमेंट, फेयरिंग, कारण वही है। और
और स्पेसएक्स एकदम नहीं करना चाहता न्यू फेयरिंग डेवलपमेंट, क्योंकि बात सही है इनको खूब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और बात सही है कि बड़ा फेयरिंग और फाल्कन हैवी मिला के ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप पे आ जाएंगे। लेकिन दोनों डेवलप करने में मतलब एक ढंग का फेयरिंग को और सिर्फ फाल्कन हैवी के साथ सर्टिफाई करने के साथ बहुत खर्चा होगा। इनका है कि वो सब खर्चा क्यों करें जब हम स्टारशिप पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए समझिए कि इनका भी वही थोड़ा लटक गए हैं कि फेयरिंग बनाने में फालतू का खर्चा करना पड़ेगा। और इन्होंने केस किया था जीतने के लिए, वो केस हार गया। और इसमें दो गवर्नमेंट का कहना था भाई, दो, पहली बात कि फेयरिंग तो है वो जो सैटेलाइट बनाने वाला है उनका, दूसरा इनको वर्टिकल स्टैकिंग करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे करके जो आप रॉकेट रखते हैं कि मतलब इलोन मस्क ऐसे इसलिए करते हैं कि सस्ता बहुत पड़ता है, चलो ठीक है, वो मतलब गरीब कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूएस मिलिट्री के लिए नहीं है, क्योंकि उनके स्पाई सैटेलाइट्स एक बार जब ऐसे स्टैंड कर दिए जाते हैं दोबारा उसको दाएं बाएं नहीं करना होता है। और इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे यूएलए का हो चाहे आर्यन स्पेस का हो, ये सब आप देखेंगे रॉकेट हमेशा स्ट्रेट ही रहता है। क्यों ऐसा, मतलब पूरा स्टैकिंग ही स्ट्रेट करते हैं। कारण वही है कि जितने भी जियो स्टेशनरी स्पाई सैटेलाइट्स होंगे या मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर सैटेलाइट, वो सब सैटेलाइट गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो हो रहा है, लेकिन एक बार जब मैन्युफैक्चर हो गया, फाइनल हो गया, वो गलती से भी ऐसा नहीं होता। ऐसे करके आप दिखाओगे गवर्नमेंट बोलेगी भाई क्षमा करो हमें नहीं चाहिए। और इलॉन मस्क को ये भी अब डेवलप करना है कि एक पूरा फैसिलिटी बनाए जिस पर रॉकेट सीधा रहे और उसके ऊपर में सीधे सीधे मतलब क्रेन बुलडोजर जो भी चीज़ चाहिए उसका डेवलपमेंट रहे कि जाके सीधे ऊपर स्टैक कर सकें, जो कि और खर्चा बढ़ा देगा। इसीलिए समझिए कि रियल वर्ल्ड में हकीकत ये आ रहा है कि इनका जो बजटिंग आएगी वो यूएलए से बहुत कम नहीं होगा। लेकिन यूएल मैंने लिखा है यूएलए इन ट्रबल, तो यूएलए के साथ दिक्कत ये होगा कि यूएलए का जितना भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर का, कि उनको फ्यूल टैंक बनाना है, उनको लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सब बम बम काम कर रहा है, कोई लोड नहीं ना, उनका क्रायो टेस्टिंग हो रही है, सब प्रूफ ऑफ वर्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका था कि वो ब्लू ऑरिजिन से कॉन्ट्रैक्ट लेते कि BE-4 इंजन डिलीवर करो, और अभी तक ये डिलीवर नहीं की। ये कुछ साल पहले हो जाना चाहिए था, मतलब डिलीवरी कुछ साल पहले होना चाहिए। तो अभी ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप टाइप करते तो ये है सिर्फ प्लेस होल्डर, यानी कि पाथ फाइंडर इसे कहा जाता है, कि आप इसे रॉकेट में लगा के देखिए कि मतलब इसमें जहाँ पे नट बोल्ट्स हैं एग्जैक्टली ओरिजिनल में भी वही नट बोल्ट होगा, लेकिन ये चालू नहीं कर सकते, ये इंजन फ्लाइट सर्टिफाइबल नहीं है। आप इसको चालू करने के बूम हो जाएगा। तो जो चालू करने वाला वो इंजन अभी तक डिलीवर हुआ ही नहीं है ब्लू ओरिजिन से, बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है ब्लू ओरिजिन। और ये यूएलए के लिए बहुत खतरनाक बात है, और प्लस यूएस आर्मी के लिए उससे भी खतरनाक बात है, क्योंकि यूएस आर्मी का कहना है भैया स्पेसएक्स तो रेडी है नहीं हमारे लिए। पहली बात इनका फेयरिंग अभी डेवलप नहीं हुआ है, दूसरा इनका मतलब वर्टिकल स्टैकिंग डायरेक्टली कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ पे लटक गए। दूसरा यूएलए जो कि मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड बम बम है। यूएलए का ट्रैक रिकॉर्ड मतलब बाकी सबका ट्रैक रिकॉर्ड बच्चों का लगता है, क्योंकि यूएलए का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मिलिट्री के साथ तो बम बम है। बोला कि अब वो भी लटक गए कि भैया उन्होंने एटलस 5 को रिटायर किया, और एटलस को इसलिए रिटायर किया जा रहा है क्योंकि इसमें रशियन इंजन है, और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब हटा दिया जा रहा है कि नहीं एक भी चीज़ रशिया से नहीं आना चाहिए। तो वो ठीक है, ये इंजन बनाया गया, लेकिन भैया डिलीवरी कहाँ हो रही है। तो हिसाब वही समझिए कि ये बहुत सीरियस रिस्क में आ गया। और इससे दिक्कत है कि यूएलए का कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत बड़ा बात है, 60% यूएस आर्मी का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यानी पैसा आप दबा के छापेंगे, वो खतरा में आ रहा है। और दूसरी बात है कि लिमिट यूएस मिलिट्री पे भी पड़ जाएगा कि भैया मतलब इनके पास अब कोई ढंग का औजार ही नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा सीरियस बात है यूएलए के लिए, कि ये अभी पॉलिटिकली मतलब बिहाइंड द सीन्स देखें तो ये बहुत हौच-हौच बात है कि अभी सब लोग ब्लू ऑरिजिन के पीछे पड़ गए हैं कि भैया ये इंजन तुम कब डिलीवर करोगे। क्योंकि डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं कि डिलीवर किया उस पर सैटेलाइट लॉन्च करने लगे, डिलीवर होगा उसके बाद 2 फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद मतलब समझिए ये समझिए यूएस आर्मी उसे एक्सेप्ट करेगी कि हाँ आपका रॉकेट रेडी है। आप एक तो अभी तक दिए नहीं, इनका हो जाना चाहिए था अब तक टेस्टिंग। तो हिसाब ये है कि अगस्त में इनका टारगेट है, अगस्त 2022 में, कि एटलीस्ट फर्स्ट टेस्टिंग हो जाए, और सब चीज़ अगर सही रहा तो सेकंड टेस्टिंग भी हो जाना चाहिए। और ये मान के चल रहे हैं कि इंजन अब फटाफट आना शुरू होगा, लेकिन वो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मामला समझिए यूएलए के लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर यूएलए यूएस आर्मी जैसा कॉन्ट्रैक्ट को धोखला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, धोखला बन जाएगा। तो अब बात करते हैं ईएसए के बारे में। तो ईएसए के बारे में समझिए, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है, मतलब दबा के पैसा है, लेकिन इनका कैपेबिलिटी के मामले में बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो हिसाब ये समझिए कि इनको अब समझ में आ रहा है कि दुनिया में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। तो टारगेट है कि एम नाउ टू हैव मेक ओन एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि कहने को यूरोपियन यूनियन जो है बहुत पैसा खर्च करता है अमेरिका के साथ, बहुत खर्च करता है रशिया के साथ कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजें। लेकिन अगर आप टोटल काउंट करेंगे कितने एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, वो बहुत छोटा नंबर है। अब इसका 2-3 कारण हो सकता है। पहला हो सकता है कि नासा खुद बोले भाई हमें अपना एस्ट्रोनॉट्स तो पहले भेजना है ना, बाद में आपको हम ऑक्सिलरी सीट देंगे, कि मतलब स्पेस शटल जब चल रहा था तो हमारा 7 है तो 7 में से 2 सीट हम आपको रिजर्व दे देंगे, लेकिन बाकी तो अपने लिए रखेंगे। सेम रशिया भी कर रहा है कि भाई 3 सीट है, 3 में 2 हम रिजर्व रखेंगे, 1 को आपको करेंगे। तो अगर ये जैसे आईएसएस का पूरा हिस्ट्री देखें तो यूरोपियन यूनियन कितने को भेज पाया, नंबर बहुत खतरनाक तरीके से कम है। और रहा बात, इससे दूसरा फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि यूरोपियन यूनियन में कोई पैदा हुआ है तो वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, मतलब तुक्का मार के बेस्ट ऑफ दी बेस्ट और उसके बाद भी उतना सीट
पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिल पाए। तो हिसाब ये समझ में आ रहा है कि अब इनका डिजिग्नेशन एक समझिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसी बात हो गई कि नहीं, ईएसए अब मैन्ड स्पेस फ्लाइट में सीरियसली उतरेगा। और इनका हिसाब ये है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं दुनिया से। और एक बात एकदम सही कि चाइना तो ऑलरेडी मैन प्रोग्राम करने लगा और इंडिया का भी मैन प्रोग्राम अब ऑलमोस्ट गाड़ी स्पीड पकड़ ले रहा है। तो हिसाब ये है कि देखते देखते यूरोपियन यूनियन ऐसा हो जाएगा कि भाई हमारे पूरे इतने सारे कंट्री, फ्रेंच हो, यूके हो, जर्मनी हो, ये सारी कंट्रीज़ में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम नहीं कह सकते कि आप इस जगह पर पैदा हुए तो आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। एस्ट्रोनॉट बनने का कोई गारंटी ही नहीं है आपका, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। तो पैसा होते हुए ऐसा हो जाना थोड़ा सा शर्मनाक बात है। तो अब ये लोग सीरियस हो गए और इनका हिसाब ये है कि इनका जो डील जो था रशिया और यूएसए के साथ वो उतना प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ। तो हिसाब वही है। और वही बोल रहा है, रियल वर्ल्ड में अगर आप एक्चुअली काउंट करें कि यूरोपियन यूनियन से कितने लोग गए हैं, नंबर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और वो एज ऑड लगता है ना कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, यानी कि मॉड्यूल्स, बड़े बड़े मॉड्यूल्स आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपके एस्ट्रोनॉट्स को जाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए कि ये एक पेपर वर्क है अभी, कि यूरोपियन यूनियन का पहले था कि वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर खर्च करेंगे, यानी एस्ट्रॉइड्स को करना, जुपिटर्स के मून को करना, आईसी बॉडी में जाके वहाँ से आइस कलेक्ट करके वापस लाना। तो ये सब पे यूरोपियन यूनियन हमेशा से खर्च कर रहा है, वन ऑफ दी बेस्ट है इस मामले में, डीप स्पेस मिशन के मामले में। लेकिन ह्यूमन मिशन के मामले में वो जीरो है। और अब ये कि चाइना एकदम मून पे पहुंचने पे आ रहा है, इंडिया लोअर ऑर्बिट पे पहुंचने पे आ रहा है, सब के सब आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं का वहीं लटके हुए हैं। तो ये बात सीरियसली लग गया है यूरोपियन यूनियन को कि हमें दिखाना पड़ेगा कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं इसमें, आपका आर्यन 6 बनाने में क्या होगा उसका। तो हिसाब वही है कि अभी इन्होंने पेपर वर्क चालू किया, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला, ये बात जरूर समझ लीजिए कि पेपर वर्क किया गया है। तो अब यानी अब बैकग्राउंड में इंजीनियर्स लोग को बैठाया जाएगा कि अब आप तुम सोल्यूशन बताओ, ये हमारा डेडलाइन है, सोल्यूशन बताओ और बताओ कि कितना बजटिंग करना होगा। तो इसका एक बड़ा स्टेप चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसे हाथ धो के बैठा हुआ था कि नहीं नहीं ह्यूमन मिशन पे, क्योंकि इनके पास था एक दो प्रोजेक्ट जो समझिए इनका स्पेस शटल टाइप वेरिएंट था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। इनका था कि भैया जब यूएसए कर ही रहा है तो हम क्यों करें, रशिया कर ही रहा है तो हम क्यों करें, लेकिन वो हम क्यों करें अब भारी पड़ गया। तो ऐसे अब समझिए थोड़ा सा चेंज ला रहा है कि नहीं, हमें भी अपना एक डेवलपमेंट चाहिए प्राइवेट फंडिंग टाइप से। अब बात करते हैं आर्टिमस का अपडेट के बारे में। तो आर्टिमस का अपडेट के बारे में ये समझ लिए कि जितने लोग है आर्टिमस को पढ़ रहे थे, ध्यान से देख रहे, समझ रहे थे, उनको पता था 2024 तो होना नहीं है। वो हवा में उड़ गए थे तो लोग उड़ रहे थे, लेकिन वो होना तो था ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं था। तो नासा ने अब उसका डेट मूव कर दिया 2025 में, और मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूँ कि ये डेट भी खिसक ही जाएगा। 2025 खत्म होने वाला, एक काम करो 2026 कर दो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करेंगे, बात है कि आप कभी दिखाना नहीं चाहते कि आपका प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। आप प्रोजेक्ट एक्सटेंड करते जाओगे क्योंकि वो बोलोगे एक्सटेंड हो रहा है, डिले डिले बोलना पड़ता है, तो सुनने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। जैसे होता है ना 9,999, अरे 10,000 बोलो ना, 10,000 चुपता है, तो 9,000 चुपता नहीं है। तो वही वाला बात हो जाएगा कि ये डेट खिसकाते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि 2026 में या 2027 में शायद फाइनली मून लैंडिंग हो सके। तो हिसाब वही है। और मेन जो हिसाब ये था कि स्पेस शटल जब था उसमें भी एक ही प्रॉब्लम है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। सैटर्न 5 था, उसमें भी वही था कि सस्टेनेबल नहीं था। और सस्टेनेबल का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो हिसाब ये इस बार भी वही आ रहा है कि एसएलएस जो है वो बहुत महंगा है, यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यानी कि कंट्री ये प्रोजेक्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे कि अपोलो के साथ हो चुका है कि अपोलो बनाया गया, सक्सेसफुली काम किया, तो बंद क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो बिल बहुत ज़्यादा उठा रहा था। और वो बनाया गया था एक प्रोजेक्ट की रशिया को दिखाने के लिए, रशिया नहीं सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए कि हम तुमसे ऊपर हैं। तो वो कर लिया, उसके बाद पैसा आना खत्म हो गया कि भाई आपको हमने दिखा था कि रेस में जाओ, रेस में जीत के आओ, रेस में आप जीत गए, लेकिन उसके बाद क्या करें। तो हिसाब वही समझिए कि ऐसा इस बार एकदम नहीं कोई करना चाहता यूएसए में कि हम फिर से मून पे जाएं और फिर से वो शो ऑफ हो कि नहीं हम चाइना से आ गए हैं। वैसा नहीं करना चाहते कि जाके वहाँ पे कुछ कर सकें, तो उसके लिए सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि बैंक बैलेंस अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं हो कि एकदम पूरा उधारी उठा के एक बार भर दो, फिर 10 साल तक उधारी भरते रहो, पता चला 50 साल भी आप बिहाइंड शेड्यूल हो गए। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी पे पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये गोल है, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं, लेकिन एसएलएस तो बहुत महंगा है। सीधा सीधा अगर एसएलएस का जितना डेवलपमेंट डिले हो चुका है, जितना वो हुआ कर चुके हैं, उसके बाद हिसाब आ रहा है एसएलएस तो बहुत महंगा है। और एसएलएस में वही दिक्कत है जो सैटर्न 5 के साथ था कि बहुत ज़्यादा महंगा है। और फिर आप बोलोगे स्टारशिप, तो स्टारशिप में भी यही प्रॉब्लम है कि ये अभी बहुत दूर है। जब तक इसको ह्यूमन रेटिंग करना, स्टारशिप बनाना बच्चों को खेल है, स्टारशिप को ह्यूमन रेटिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये सब करने में टाइम लगेगा, सालों पे साल लग जाएंगे। तो हिसाब यही है कि सपने तो इन्होंने दिखा दिया, 20 वी आर गोइंग बैक टू द मून टू स्टे 2024, ठीक है, चलो 2024 2025 हो गया, चलो 2026 हो गया। लेकिन आप स्टे कैसे करोगे जब आपके रॉकेट्स इतने महंगे पड़ रहे हैं कि उसे बजटिंग में भी आप हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। और हिसाब वही समझिए कि
इनके पास कोई एक्चुअल प्लान नहीं है। जैसे कि प्लान था कि लूनर गेटवे बनाएंगे, लूनर गेटवे से मतलब सब परेशान है। और हिसाब ये समझिए लूनर गेटवे आईएसएस से बहुत महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, आपने बना लिया, चलो बल्ले बल्ले, लेकिन बात है कि वो 99% टाइम खाली पड़ा रहेगा। यानी कि उसका जितना भी मिशन है जो कि 2028 या अराउंड 2030 तक का जो डिसाइड किया गया उसमें है कि वो मतलब कि साल में से 12 महीने में से 1 महीना ऑक्यूपाई रहेगा। आईएसएस जैसे 24/7 ऑक्यूपाइड रहता है, वैसा ये नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए उतना महंगा चीज़ बना रहे हो जो बस डोल रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि सपने खूब दिखाए लेकिन किसी का कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा ये करोगे कैसे? तो ये एक मतलब अब आर्टेमिस का बाहर आ रहा है, जैसे कहना क्रैक्स था, अब बाहर दिख रहा है लोगों को। एक मिनट, आपका कोई प्लान तो है नहीं। मतलब आप एक होता है ना कि मैं ये करूँगा, वो तो कुछ है ही नहीं। आप बस हवा में उड़ रहे हो कि हम लूनर गेटवे बनाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं, जो आधा टाइम खाली पड़ा रहेगा। लैंड करने का कोई डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है, रोवर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये तो सिर्फ सपना है ना। मतलब क्या आपके पास कोई एक्चुअल प्रोटोटाइप है जो आप भेजने वाले हो मून पे? कुछ नहीं है। तो हिसाब वही समझिए कि आर्टेमिस जो है सिर्फ एक हवा महल था। और वो अब लोगों को दिख रहा है कि ये वही हवा महल है जो अपोलो प्रोजेक्ट था। अपोलो एटलीस्ट था कि टेक्नोलॉजी खूब पुश किया, खूब देश को आगे ले आया, लेकिन ये तो वैसा भी नहीं कर पाएगा। तो हिसाब यही है कि इससे काफ़ी लोगों का अब नज़र में आ रहा है कि भाई ये तो आप सिर्फ मूर्ख बना रहे हो, कि कहने का कर दोगे लेकिन फिर से बैंक बिल इतना ज़्यादा आ जाएगा कि एक दो बार पब्लिक सपोर्ट करेगी, तीसरे बार बोले भाई बंद करो तो यार, इतना पैसा कौन खर्च करेगा। तो आर्टिमस में भी यही अब बात सामने आ रहा है, इसीलिए डेट खिसकाते जाएंगे ये धीरे धीरे करके। अब बात करते हैं अभी रिसेंटली काफ़ी सारे स्पेस न्यूज़ को अगर आप फोकस करते हैं तो उसमें एक रश दिखेगा कि काफ़ी लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डाल रहे हैं। और ये एक समझिए गोल्ड रश जैसा सिचुएशन फिर से बन रहा है। और इसमें हर प्लेयर, यानी कि छोटे से छोटा प्लेयर, बड़े से बड़ा प्लेयर, सब अपना पैसा ऑल इन कर रहा है। यानी कि अब हम पूरा जाएंगे, जैसे कि स्पेस एक्स जैसी कंपनी अपना पूरा लिक्विडिटी को डाल दी है स्टारशिप का डेवलपमेंट में। यानी ये तो ये होता है, नहीं होता है तो बैंक्रप्सी, कोई दिन नहीं है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन रॉकेट जितना थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ये बनाए उतना सारा का सारा डाल दे रहे हैं न्यूट्रॉन बनाने में। फिर आप समझिए कि एस्ट्रा जो है ये भी 007 को फाइनली लॉन्च कर ही लिए, सक्सेसफुल हो गया, ये भी पूरा पैसा लगा रहे कि धीरे धीरे करेंगे। तो हिसाब वही समझिए कि अभी हर कोई समस्या से डील कर रहा है और हर कोई दबा के अपना पैसा डाल रहा है कि मतलब मेरे पास एक एक चवन्नी हम डाल दें। तो मामला समझिए थोड़ा एकदम रश टाइप हो गया है। और आने वाले कुछ साल जो है ना काफ़ी टेंस होने वाला है। यानी कि सपने सब लोग दिखाते हैं लेकिन जब थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि अच्छा ये तो नहीं होने वाला है, तो वो थोड़ा सा एक सिचुएशन बनाता है कि सप्लाई डिमांड वाला इशू हो जाता है कि भाई आपने डिमांड तो बहुत बढ़वा दिया लेकिन सप्लाई आपकी है नहीं। और इसमें यही समझिए कि सक्सेस कौन करेगा वो सीधा डिपेंड करता है जो सस्टेनेबल बना पाता है, यानी कि मेरा बैंक बैलेंस इसे सपोर्ट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अब यही समझिए कि मतलब इतना सक्सेसफुल इक्विपमेंट बना के फेल कैसे हो गया अमेरिका। हिसाब वही था कि ये सस्टेनेबल नहीं था, मतलब कोशिश भी नहीं किया, मतलब इसको रिटायर करने में ज़्यादा फोकस किया। अगर इसको कोशिश करते कि ठीक है चलो इसी को मतलब 2-3 और फैक्ट्रीज बनाने की कोशिश करो, इसी का दाम घटाने की कोशिश करो, तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन था कि ये बहुत महंगा पड़ रहा था तो ऑन द स्पॉट डिसाइड किया गया कि इसे बंद करो, अब स्पेस शटल बनाओ। स्पेस शटल भी लूट लिया, ये भी स्वाहा हो गया। तो हिसाब वही था कि सस्टेनेबल नहीं था बैंक बैलेंस के मामले में। और नासा का भी अगर आप पूरा देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, कमर्शियल रीसप्लाई मिशन से, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम से, वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं कि हम अफोर्ड कर सकें। क्योंकि ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दशकों खाएंगे। कितनी बार उसमें कांग्रेस आएगी, कितनी बार चेंज होगी, कितना बार रेड पार्टी जीतेगा, कितनी बार ब्लू पार्टी जीतेगा, सब चीज़ हो हा ही हो होते रहेगा, वैसे काम नहीं चलने वाला। तो इसके लिए काम चलाने के लिए इनको ऐसा करना कि बजटिंग इतना कम कर दो कि लोड ना लगे कि अरे सर क्या आप बजट काटोगे, थोड़ा सा 2-3% हम खा रहे हैं, उतना लोड मत लीजिए। और ऐसा ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसा नहीं होना चाहिए कि 10 बिलियन बिहाइंड ओवर बजट चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल नहीं है। वैसा एक दो बार आप मिशन में कर सकते हो, तीसरी बार तो आपको ये मिशन ही नहीं पास होगा, क्योंकि हर सेनेटर बोलेगा कि भाई अब तुमको हम पैसा क्यों दें, तुम्हारा बजटिंग का तो कोई मतलब नहीं है कि तुमने हर प्रोजेक्ट में मतलब मांग रहे हो हमसे 1 बिलियन और उसके बाद 10 बिलियन खा जाते हो। वो सीरियस बात है, वो सुनने में बोले होता है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट का भी लिमिट है। और सारे सेनेटर्स को भी तो बात सुनना पड़ता है ना अपने लोगों से कि भाई इस पे आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। मैं भी रहता हूँ, मैं भी बोलता जेम्स वेब क्यों $10 बिलियन लायक चीज़ तो नहीं है। और रहा बात अगर आप क्लेम करते हो 1.5 बिलियन, चलो 2 बिलियन, चलो 3, चलो 4, ये भाई 10 कहाँ से आ गया भाई, मल्टीप्लीकेशन कहाँ से हो गया इसमें। तो हिसाब वही समझिए कि अभी इस टाइम का, यानी कि जो 2020 के बाद से जो इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें सस्टेनेबिलिटी की है। यानी कि सपने तो देख लीजिए इसने दिखाया, क्या बोलते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक ने, ओ पहला स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनी बनेगा जो टूरिज्म करेगा। लेकिन ब्लू ओरिजिन आके हट गया क्योंकि ब्लू ओरिजिन ज़्यादा सस्टेनेबल था। तो हिसाब वही समझिए कि अभी का टाइम है अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कॉस्ट इनपुट एंड गेन। यानी कि मैंने इतने बिलियन डाले और इतना का प्रॉफिट निकाला। जो कंपनी इसको क्रैक कर सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो, चाहे वो स्टारशिप हो, चाहे वो आपका एस्ट्रा हो, चाहे कोई भी आर्टेमिस प्रोजेक्ट हो, या जो चाइना और रशिया का मून प्रोजेक्ट पे बात चल रहा है वो हो। हिसाब वही कि जो बैंक बैलेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा वही लंबा गेम में टिक पाएगा। अभी ये वो ज़माना नहीं है कि बस गो बिग और गो होम वाला ज़माना नहीं है। तो एक रश आ चुका है मार्केट में।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।